हम लोग इस टाइम जो एक स्टैंडर्ड ऑफ द बार आज से 20 से 30 साल पहले था वो चीज़ अब नहीं है, वो ग्रेस अब नहीं है। कोर्ट का एहतराम है, रिस्पेक्ट है, उसको हमने अपने सामने रखना है और यही चीज़ हम डिमांड करते हैं कि जो जज सामने कुर्सी में बैठा है वो भी इन तमाम स्टैंडर्ड को मीट करे। हमारे कोर्ट सिस्टम है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाई है तो ये चीज़ें ऐसी है कि अपनी सोसाइटी में पीस पैदा कर सकती है और इस किस्म की जो ग्लेरिंग वायलेशन है इन चीज़ों से बचा जा सकता है। वहाँ पर जो इवन जो बाद में रिजल्ट्स आए उसमें 80 to 90% जो आपकी लिटिगेशन थी वो मिनिमाइज हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल हादी और जस्ट वन टीवी को रिप्रेजेंट करता हूं मुल्तान बार में और इट इज़ एन ऑनर टुडे टू हैव विद मी मिस्टर उमैर रज़ाक भट्टी। उमैर रज़ाक इज़ एन एडवोकेट हाई कोर्ट, 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह और यंग लॉयर्स की बड़ी सी नुमाइंदगी करते हैं। उमैर साहब ने इलेक्शन लड़ा था फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 2018 में। यंग लॉयर्स के साथ बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि खुद भी यंग लॉयर्स में शुमार होते हैं, मगर माशाल्लाह उनकी सिविल लॉ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही है। आज उनसे बात करेंगे, उनका बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और आगे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। उमैर भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम जी, मैं खैर खैरियत से। हादी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम दिया और हमें इस पॉइंट पे डिस्कशन के लिए बुलाया कि बात के हवाले से भी डिस्कस किया जाए और इसके अलावा जो इशूज़ हैं उसको भी देखा जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो बहुत शुक्रिया। तो आपने मेरा तारुफ जैसे करवाया कि आपने बताया कि मैं सिविल लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने लॉ यहीं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मुल्तान से किया, करने के LLB ऑनर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद LLM किया जी। LLM में मेरा जो थीसिस रिसर्च वर्क था वो प्योरली था ADR में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और इससे क्योंकि अगर हम देखें इस चीज़ को, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसका बहुत इम्पैक्ट है हमारी लिटिगेशन में। उससे जो बल्क ऑफ लिटिगेशन पेंडिंग पड़ी थी उस पेंडेंसी वो भी रिड्यूस हुई। तो इसके अलावा हम जो डिस्कशन इस टाइम आज करेंगे तो वो आपने मुझे कहा है कि बार के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह करते हैं, करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज़ किया कि मैं उस पर बहुत ज़रूरी से बात करना कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ADR, उसका बड़ा कलीदी रोल है फॉरेन लॉ की जुरिस्डिक्शंस में। जैसे कि इंग्लैंड में उसको बड़ा इंपॉर्टेंस समझा जाता है। प्री ट्रायल प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ पे जो फॉलो किए जाते हैं, कुछ शराइत हैं, कॉस्ट मैनेटरीली अवॉर्ड की जाती हैं जब केस ख़त्म होता है और क्लाइंट्स को और पिटिशनर्स को, एप्लीकेंट्स को तलकीन की जाती है, लॉ बनाया जाता है कि सर्टन लीगल नोटिस और सर्टन चीज़ें हैं जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो वो एडवर्सरी इफेक्ट करती हैं उन्हें एट द एंड ऑफ एजुकेशन। तो थोड़ा सा हमें उस बारे में बताएं कि पाकिस्तान में ADR को अब किस तरह लिया जा रहा है, क्या उसकी पोजिशन है, जो काउंसल्स हैं वो क्लाइंट वो उसको कैसे समझते हैं, कितना उस पर महारत रखते हैं, कितना क्लाइंट्स को तस्कीन करते हैं इस बात की कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स की एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जो ADR सिस्टम है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में इस टाइम अभी तक लोग अवेयर नहीं, इवन मोस्ट ऑफ द लॉयर्स और इवन जजेस भी नहीं अवेयर इस मामले पे कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसे कैसे हमने डील करना है और रोज़मर्रा के जो मैटर्स हैं उनको कैसे हमने सॉल्व करना है। जो ये सिस्टम इनैगोरेट किया गया, मतलब इनकॉर्पोरेट किया गया लॉ में, वो सिविल लॉ में मौजूद है इन शेप ऑफ सेक्शन 89 है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है इतनी। उसकी रीज़न ये है कि एक तो अवेयरनेस और सेकंड वन इसमें हमने जो देखना है कि लॉयर्स की कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, मतलब बार लेवल पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए। और इसके अलावा अगर इस लॉ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो मैं कहता हूँ आपकी जो 70 to 80% लिटिगेशन है, जो फ्रिवलेस किस्म की लिटिगेशन होती है, शॉर्ट से पॉइंट पे इन्वॉल्व होती है, वहीं पर ख़त्म हो सकती है। और जो मेन पर्पज़ है ADR लॉ का वो यही था कि आउटसाइड की कोर्ट सेटलमेंट थी। उसमें अगर आप लॉ की मिथ को भी अंडरस्टैंड करें, ये सारा जो सिस्टम अब जो पंजाब के चीफ जस्टिस थे मंसूर अली शाह, उन्होंने सारा ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है, करने की कोशिश भी की। और इवन आपको मिलेंगे मुल्तान में भी एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट है, उस पर भी आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। मतलब वहाँ पर जो इवन बाद में रिजल्ट्स आए उसमें 80 to 90% जो आपकी लिटिगेशन थी वो मिनिमाइज हुई। तो इन चीज़ों को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। अदरवाइज देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज़, जैसे आपने इंग्लैंड का जिक्र किया, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ यही इनिशिएट की जाती है। इवन कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टीज़ हैं, वो तमाम उनमें क्लॉज मौजूद होती है ताकि कल को इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइज हो तो फर्स्टली यू अप्रोच द ADR, नॉट डायरेक्ट टू फाइल द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
तो ये चीज़ें बेसिक हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, इन चीज़ों पर हमें वर्क करना चाहिए बीइंग अ लॉयर। चलिए, ये तो मैं भी थोड़ा सा आपका हो गया, आपकी पर्सनल प्रैक्टिस और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उनके बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा हमारा जो जनरल मुल्तान बार का है माहौल है उसके बारे में डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। यंग बच्चे अब आ रहे हैं जो बड़े शौक से आ रहे हैं, मजबूरी से या ख़ानदान के कहने की वजह से नहीं आ रहे कि मेरे वालिद वकील में आ रहा हूँ। ऐसे लोग आ रहे हैं जो पसंद करते हैं इस प्रोफेशन को और कुछ करना चाहते हैं। उनको बड़े मसाइल दरपेश, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सीनियर जूनियर्स का एक डिफरेंट माहौल है, चेम्बर्स का एक बड़ा मुख्तलिफ माहौल है। उसमें अब अदालतों में एक और चीज़ है, वो बच्चा जो यूनिवर्सिटी से निकलता है, एक्सटर्नल वाले तो बहुत ही डिसएडवांटेज हैं बेचारे। मैं खुद एक्सटर्नल वाला ही था, तो मैं एमबीसी करके आया, मैं डिसएडवांटेज था, लेकिन बाकी लोग भी बड़े डिसएडवांटेज है क्योंकि जब वो आते हैं कोर्ट में तो वो एक मुख्तलिफ दुनिया है। वो आपकी पढ़ाई, आपके LLB ऑनर्स में नहीं पढ़ाई जाती आप। तो उन बच्चों को कोई तलकीन करें, अपनी जर्नी बताएं थोड़ी सी। आप जब आए तो लुक बैक रेट्रोस्पेक्टिवली एट योर जर्नी, आपने क्या डिफरेंटली करना चाहेंगे अब, या क्या ऐसी गलतियाँ की जो बाकियों के लिए ना करें, या क्या ऐसे इनर लूप होल्स हैं जो आप कहेंगे जिनका वो इस्तेमाल करें तो उनकी जर्नी आसान हो जाए, वो ट्रांजिशन स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में, उसके बारे में ज़रा आने वाले बच्चों को बताएं। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जो एक यंग लॉयर या न्यू एंट्रेंट इन द फील्ड ऑफ लॉ वो एंटर हो रहा है, तो उसने क्या क्या परेशानियां, मसाइल जो है उसने फेस करने हैं। तो इस चीज़ को तो मैं पहले एड्रेस नहीं करता, पहले मैं उसे बताऊंगा कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस फील्ड का उसे हम फॉलो करें तो बहुत सी चीज़ें ईजी हो जाएंगी हमारे लिए। बीइंग अ लॉयर सबसे पहले आपने जो इंतखाब करना है वो है अपने सीनियर का, जो लॉ में यहाँ प्रैक्टिस है। मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो आते ही स्टार्ट इंडिपेंडेंट करने लग जाते हैं प्रैक्टिस। उसमें एक चीज़ जो हर्डल आती है हमें, वो सबसे पहले ये चीज़ है कि क्योंकि आपने जो स्टडी की है वो इस पॉइंट से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और हैं। वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, उस चीज़ को गेन करने के लिए आपने यहाँ पर वो जो थ्योरी पड़ी हुई है उसको यूटिलाइज करना है यहाँ इन शेप ऑफ प्रैक्टिकल। तो उसके लिए एक सीनियर लॉयर का इंतखाब किया जाएगा। तो उसके बाद जब आप सीनियर लॉयर का इंतखाब करें तो वो बहुत ध्यान से करें। उसमें प्रोफेशनल लॉयर को हमेशा इंपॉर्टेंस दें जो जिसके पास काम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सिविल करना चाहते हैं तो सिविल के जो लॉयर हैं उनके पास आते हैं जिनके पास काम हो, ताकि वो वहाँ पर काम भी सीखे और काम सीखने के बाद उसको यूटिलाइज करें। और वहीं से एक आपकी साख बननी है, वहीं से आपकी एक पहचान बननी है। और सेकंड वन जो हम बात करेंगे वो है कि एक लॉयर जो है उसे क्या क्या मसाइल परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है। उसके लिए ये है कि ये जो फील्ड है बेसिकली ये बहुत ही सबर आजमाइश है। इसमें आप जितने भी सीनियर लॉयर्स से इंटरव्यू करेंगे वो आपको यही चीज़ बताएंगे कि हम किस तरह आए और किस तरह हमने मेहनत की और आज इस मकाम पे हैं। तो पहले तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आते ही हमें बहुत बड़े बड़े केस नहीं मिलते। वो हमेशा ये है कि आपका सोशल सर्कल, सेकंड वन आपकी कॉम्पिटेंस, इन चीज़ों को सामने आपने रखने और रख के फिर अल्लाह के नाम पे अल्लाह का भरोसा देके और इंशाल्लाह आपने चलना है तो आपके लिए बहुत आसानी होती। बाकी जो मसाइल की बात है यहाँ पर मैं एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है इस फील्ड में वो ये है कि हमारी जो बार काउंसिल्स हैं वो इफेक्टिव रोल जिस तरह प्ले करना चाहिए, जिस तरह हमारा लॉ परमिट करता है और जिस तरह हमारा जो एक्ट है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसे देखा जाए तो वो जो स्टैंडर्ड है वो मीट नहीं कर रहे हम लोग। मतलब हम लोग इस टाइम जो एक स्टैंडर्ड ऑफ द बार आज से कोई 20 से 30 साल पहले था वो चीज़ अब नहीं है, वो ग्रेस अब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के पास जाते हैं तो लोग आपको रिफ्यूज़ करते हैं, यार लॉयर हैं आप इससे बचिए। ये जो ट्रेंड है ये ख़त्म होना चाहिए। तो और जी इसमें हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि माली फाइनेंशियल तौर पे जो प्रॉब्लम्स हैं लॉयर्स के लिए, यंग लॉयर्स के लिए जो न्यू एंट्री उसके लिए ज़रूर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि स्टार्ट में आपके पास केस नहीं होते, जब स्टार्ट में आपके पास केस नहीं होते तो ये चीज़ आपको बहुत फेस करनी पड़ती है। समटाइम ऐसे कई हमारे भाई हैं लॉयर्स हैं जो आते हैं डेली बेसिस के ऊपर लेकिन अर्न कुछ नहीं करते। लेकिन हम जो चाहते हैं इस टाइम तो ये चाहते हैं कि जैसे बार लेवल पे अभी रोल आपको बताया कि बार का क्या होना चाहिए, इसी तरह हमारे बार्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें चाहिए कि वो गवर्नमेंट लेवल पर इस चीज़ को प्रमोट करें कि जिस तरह एक यंग डॉक्टर है वो अपने 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफेशन में आता है और उसके बाद उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टाइपेंड है वो दिया जाता है। और मैं सजेस्ट करता हूँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है और इस चीज़ को वो हमारी गवर्नमेंट को भी फॉलो करना चाहिए और इवन हमारी बार को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। वो ये है कि जब एक यंग लॉयर एंटर हो रहे एक लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल 100 या 200 प्लस एक मुल्तान बार में लॉयर आ रहे हैं एनुअली,
अब जब वो लॉयर आ रहा है तो उसे इंगेज करने के लिए वो ये करें कि एक तो मिनिमम जब जो सेट कर सकते हैं स्टेटमेंट वो कर दें, मतलब 425,000 20,000 एक वो सेट कर दें, और सेकेंड वन उसके साथ उन्हें इंगेज कर दें अपनी प्रोसिक्यूशन के साथ। इवन अब दो किस्म की प्रोसिक्यूशन है, देखें कि अगर क्रिमिनल की बात करते हैं तो प्रोसिक्यूटर है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसका काम है टू असिस्ट द कोर्ट और रिप्रेजेंट दी गवर्नमेंट। तो सेकंड वन अगर सिविल साइड पे देख लें तो वहाँ एक कंसेप्ट है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वाला। तो वो जो जितने भी यंग लॉयर हैं उनको उस फील्ड में एंटर करें, ताकि वो जो 2 साल हैं, एक तो उससे ये फ़ायदा होगा उनकी जो रिसर्च कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और सेकंड वन उसमें ये फ़ायदा होगा कि उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे वो जब वो कहते हैं ना पैसा जेब में आ रहा होता है तो फिर वो दिल ज़्यादा करता है, चाहे आपको लाहौर या कराची जाना पड़े तो केस के लिए आप ज़रूर चाहिए। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, अगर इन चीज़ों को हम एड्रेस कर लें तो ये हमारा प्रोफेशन, इसी वजह से जो कहते हैं प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, और इस चीज़ को अगर हम इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर लें तो ये हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और एक बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है। यंग लॉयर्स को इसमें आना चाहिए। वाकई आपकी बात ठीक है, आपने जैसे कहा है कि आजकल जो लोग शौक से आ रहे हैं, तो ये चीज़ मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है और इसमें बहुत तरक्की भी है। आप मेहनत कॉन्स्टेंट होकर करें तो इंशाल्लाह आसानियाँ होगी। बड़ा अच्छा आपने उसमें सजेशन बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा टच किया उस बात को, क्योंकि मेरा जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि पड़ोसी मुल्क में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी गई है, और इंडिया में ये चीज़ इस वक्त जूनियर लॉयर्स को एक स्ट्राइपेंड मिल रहा है खास, और बड़ा ज़रूरी है, मुश्किल ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो स्टेज है ना ये बड़ी वॉलेटाइल स्टेज होती है। जिस वक्त आप कचहरी एंटर करते हैं रोल बोर्ड्स, ये इतनी वॉलेटाइल है और ये इतनी आपका फाउंडेशन बनाने वाली जगह है, बेसिक्स बनाने वाली। इस वक्त अगर आप पैसों से तंग होंगे या आप डिस्करेज होंगे, आपका जो है ना हार्ट ब्रेक होगा इस बात से कि यार मुझे पैसे नहीं मिलते, या आप रोज़ सुबह अपने अबू से पॉकेट मनी मांग के आएंगे वकालत के दौरान, और आपके जो है ताने मिलेंगे आपको इस बात पर, तो आपका दिल नहीं करेगा उस तरह से पढ़ने का, मेहनत करने का, आपका शौक ही नहीं रहेगा वो, चाहे आप शौक से आए हो आप डिसहार्ट होकर छोड़ देंगे। तो इसलिए उस स्टेज पे जब इंटेग्रिटी बनाने की बात होती है, जब अपने एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स और अपना किरदार बनाने वाली बात स्टेज होगी ना, उस स्टेज पे अगर आपको पैसों से तंगी हो तो फिर बड़ा मुश्किल है इस स्टेज में आगे जाना। लेकिन बड़ा अच्छा आपने सजेशन दी कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच के साथ सिविल वाली साइड में 2 साइडों पर टच करें, जिस काम की तनख्वाहें आप लोगों को जो सिफारिशों के साथ भर्ती होते होंगे शायद, उनकी जगह इन बच्चों को इनसे काम कराएं और ये अच्छा काम करेंगे, ये सीखेंगे, आपका काम होगा, जो पैसे वहाँ देने हैं वो इनको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें टच करनी चाहिए मेरे साथ इसमें, वो थोड़ा सा हम बार और बेंच के ताल्लुकात को टच करें। हमारी जो है ना, हमारी बार जो है ख़ास तौर पर वो शायद इतनी ज़्यादा गुस्से वाली नहीं, मगर बदनाम बहुत है कुछ वाक़यात की वजह से, कुछ तो जनरल वाक़यात भी होंगे, मगर कुछ काली घरों की वजह से भी हमारी बात थोड़ी सी बदनाम हो जाती है कि हम गुस्से वाले हैं या हमारा बैंक से कोई कशीदा हालात रहते हैं हमें। थोड़ा सा उसको टच करें, बच्चों को मशवरा दें, और कोई ऐसी सजेशन गवर्नमेंट को भी देखो ऐसी चीज़ की जाए जिससे बाहर और बेंच के ताल्लुकात पे कैसे हो। जज से इंटरेक्शन जो है बाहर की यूनिवर्सिटी में तो ये प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाई जाती है, यहाँ कोई पढ़ाता नहीं है कि आपने जज का रोल है क्या, उसकी जो इज़्ज़त है वो उसकी कुर्सी की इज़्ज़त है, उस फ़र्द की नहीं, सही उस पोजीशन की इज़्ज़त है, उसको भूल जाते हैं अक्सर लोग। तो और कुछ जज हज़रात भी ट्रेनिंग का फुकदान है, एथिक्स का फुकदान है कि वो भी ट्रांसग्रेस कर जाते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन से। तो रिसेंट वाक़या एक बड़ा बुरा जो एक रावलपिंडी बेंच का बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह उसको सही तरह सो जाए, उसको थोड़ा सा टच कर दें और फिर हम आगे और बात। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार और बेंच का रिलेशन कैसा होना चाहिए। उसके लिए ये है कि बेसिकली सबके रोल हैं डिफाइंड, मतलब जज भी है वो भी अंडर द लॉ है, और लॉयर भी है वो भी अंडर द लॉ है। अब हमारे यहाँ ये चीज़ जो है 2007 के बाद जो ट्रेंड एक चेंज हुआ है वो इवन जुडिशरी में भी हुआ है और बार में भी हुआ है। मतलब एक जो बिहेवियर है वो एक एग्रेसिव बिहेवियर हो गया है। मतलब अगर आप फॉलो करें जो पास्ट प्रैक्टिसेस थी लॉयर्स की और बार की और बेंच की, वो टोटली डिफरेंट थी। जज का एक रोल था, उसमें जो मैंने सुना है अपने सीनियर से भी सुना है, और इवन हमने कई दफ़ा देखा भी है जो कई ऐसे जो सीनियर जजेस हैं तो उनका एक अपना मैकेनिज़्म है कि उन्होंने कैसे रूल को हैंडल करना है और किस तरह अपना जो है रूल ऑफ बिजनेस, मतलब अपना डेली बेसिस पे जो काम है वो उसे कैसे उन्होंने डिसाइड करना है। तो वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारा सिस्टम चल रहा है जिस तरह लॉयर्स भी हैं।
वो एक बाकायदा ट्रेनिंग के ज़रिए नहीं आते हैं। मतलब एक यूनिवर्सिटी से आए और उसके बाद जो कुछ उन्होंने सीखना है वो आके वहीं कोर्स में सीखना है, कोर्स और सीनियर से सीखना है। तो इसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, बीइंग अ यंग लॉयर, कि हमने किसी से लड़ना नहीं है। हम वहाँ कोर्ट में जब अपेयर हो रहे हैं, जो कोर्ट का एहतराम है, रिस्पेक्ट है, उसको हमने अपने सामने रखना है। और यही चीज़ हम डिमांड करते हैं कि जो जज सामने कुर्सी में बैठा है वो भी इन तमाम स्टैंडर्ड को मीट करे, क्योंकि लॉयर जो है वो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। जब ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है तो उसके भी उसी तरह राइट्स हैं जिस तरह जज के राइट्स हैं। उस स्टैंडर्ड को अगर फॉलो किया जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब एक जज भी आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। सेकंड वन, हमारा कोई पर्सनल तो उनसे है नहीं कि अल्लाह माफ़ करे कि किसी की पर्सनल लड़ाई हो तो वहाँ पर हमने जाके ऐसी बात करनी है। हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करने एज ए कॉन्सेप्ट भी अपेयर होने लोगों के राइट्स के लिए, और जो चीज़ राइट अगर गलती है वो जज ने डिसाइड करनी है आफ्टर एग्जामिनिंग दी बोथ पार्टीज, वो उसका रोल है। अगर ये रोल प्ले कर दिया जाए तो इसके अलावा मेरी नज़र में तो कोई ऐसे डिस्प्यूट वाली बात अराइज नहीं होती। वो डिस्प्यूट वहीं अराइज होता है जहाँ पर दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो जो क्लैश कर रहे होते हैं, तो वहीं पर वो ये डिस्प्यूट अराइज होते हैं। अदरवाइज हमारी जो मुल्तान बार है माशाल्लाह बहुत अच्छी बार है। इस बार में बहुत अच्छे लॉयर्स, इवन पास्ट में कई आपके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहे हैं, ऐसे नाम भी हैं, और मौजूदा भी चीफ जस्टिस जो हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस मुल्तान बार से फैसले उन्होंने की। तो मतलब ये चीज़ नहीं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे प्रोफेशनल लॉयर्स मौजूद हैं। वो चांद एक काली भेड़ें हर जगह मौजूद है। कोई भी प्रोफेशन हो वो ज़रूर रहेंगी, और अब भी हैं और बाद में भी रहेंगी। चलें, अच्छा दूसरा उमर भाई, इसको मैं साहब ज़रा सा टच करना चाहूँगा कि आखिरी सवाल होगा हमारे इंटरव्यू का कि पुलिस की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि जनूबी पंजाब में अभी ये बड़ा प्रिवेलेंट इशू है कि जनूबी पंजाब के जो थाना कल्चर वो वापस उसी डगर पे चलना शुरू हो गया जो कुछ अर्से पहले हुआ करता था, और वो डगर बड़ा ख़तरनाक है। वो जो प्रैक्टिस हैं, क्योंकि फौजदारी मुकदमात में और FIRs में और इन सब चीज़ों में पहला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो साइलिन का थाने से होगा। थाने वो जाएंगे, FIR कराने जाएंगे या अरेस्ट होके जाएंगे, जैसे भी जो उनकी इंटरेक्शन पुलिस के साथ है वो बड़ी ख़तरनाक इस वक्त राह पर चलती है। और वो सारी प्रैक्टिस पुलिस थानों में टॉर्चर होना, हफ्ते बेजा में रखा जाना, 24 घंटे में रिमांड के बाद पेश ना किया जाना मैजिस्ट्रेट के पास, इलीगल डिटेन करना, गलत स्टॉप एंड सर्च, झूठी FIR दर्ज करना, जायज़ FIR दर्ज ना करना, ये सारे मामला जो हैं, अब बड़ा रिसेंट बल्कि हमारा इशू भी है वो जो राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है उनकी गिरफ्तारी है, और उनका किरदार या उनकी सियासत के साथ हमारी इसमें पॉलिटिकल कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैनर ऑफ उनका अरेस्ट है और जो उनकी FIR का मतन है और जिस किस्म की बरामदगी जो कि बज़ाहिर प्लांटेड रिकवरी लगती है, जिस किस्म की बरामदगी उनसे कराई जा रही है 9C के तहत, बड़ा ख़तरनाक कल्चर है। वो जो अगर टॉप लेवल पे अपने मुखालिफिन के साथ एलिजिडली, कोई किसी गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर एलिजिडली अगर टॉप लेवल पे इस किस्म की प्लांटेड रिकवरीज होंगी, इस तरह की फेक FIRs होंगी बदला लेने के लिए, तो ये क्या होगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि कैसा फ्लडगेट खुलेगा कि लोअर लेवल पे जब ये हुआ करेगा, जब आप थाने कल्चर को फ़रोग़ देंगे इससे। तो इसके बारे में ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताएं, और ज़रा बताएं जनूबी पंजाब के थाना कल्चर के बारे में, और कोई तजवीज़ भी करें कि क्या इसमें होना चाहिए, क्योंकि हम एक तरह से इसमें फ्रंट लेवल के फाइटर्स हैं, फ्रंट रो के हम फाइटर्स हैं। जब हम अपने साइन के लिए खड़े होते हैं पुलिस के ख़िलाफ़, हम खुद दुश्मनी ले लेते हैं उनकी वजह से, हालांकि हम उनके इंटरेस्ट, उनके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज ना होने के लिए करते हैं, मगर वो ज़ाती एक बन जाता है। और अगर ज़ाती ना हो तो फिर वो सिफारिशात होती हैं और चीज़ें होती हैं कि नहीं आप माफ़ कर दें, आप छोड़ दें, आप मत करें कर सकते। तो काइंडली उनको भी ज़रा थोड़ा सा टच करें। अच्छा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है जी, क्योंकि क्रिमिनल लॉ की जो सारी प्रैक्टिस है वो इनिशिएट होनी है इन शेप ऑफ FIR, और FIR दर्ज होनी है पुलिस स्टेशन में। मतलब फर्स्ट जो स्टार्ट होना है वो पुलिस में जो एक एग्रीड पर्सन है उसका इंट्रैक्शन होना है जनाब थाने से, तो वो बहुत सारी मुश्किलात हैं। वो आपने बिल्कुल पॉइंट आउट सही की है कि एक आम आदमी है जिसमें कोई सोर्स नहीं है, और खुदा न खास्ता उसके साथ ऐसा कोई बदुआ हो जाता है और वो जाता है रिपोर्ट करवाने के लिए थाने में, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। मतलब वो जाएगा पुलिस स्टेशन में, किताबी हद तक बातें ठीक है और बहुत सी रिफॉर्म्स की भी बातें की जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मेरी नज़र में इससे नज़ीर हो। आप भी किसी थाने को विजिट करते हैं और वहाँ पर मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा आदमी भी चला जाए, वो इज़्ज़त रिस्पेक्ट को उसे थाने में नहीं मिलेगी। जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए वहाँ पर एक पूरा सिस्टम है और सिस्टमेटिक वे में चल रही है।
फॉर एग्जाम्पल आप एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर कम अज़ कम आपको जो है जो उनका बिहेवियर है वो सबसे पहली चीज़ होती है। मतलब पढ़ा लिखा आदमी हमेशा अवॉइड करता है थाने से, वो कहता है यार थाने नुकसान बचाओ। तो अच्छा जी, तो इस चीज़ के अलावा आम आदमी तो दूर की बात, इवन यहाँ पर आपने पॉलिटिकल अभी वो पर्सनैलिटी की बात की जी, राना सनाउल्लाह साहब की, उनके केस के फैक्ट्स वगैरह जो टीवी के ऊपर हमने देखे हैं और इवन कई पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने भी पॉइंट आउट किए कि जनाब ये एक प्रूडेंट माइंड को अट्रैक्ट ही नहीं करती। मतलब आप देखें ना, आप ये जितने भी प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है हमारे लोअर लेवल पे जी, वो पुलिस स्टेशन में मैंने जो मेजोरिटी देखी और कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक्विट होते हैं। मतलब स्टार्ट में उन्होंने परेशानी के लिए जनाब मुकदमे दर्ज, कई ऐसे बेगुनाह लोग जिनके ऊपर उन्होंने जनाब किसी भी पॉइंट के ऊपर एक नहीं 5 10 पर्चे कर दिए। एक मरतबा अगर खुदा ना खास्ता उसके ऊपर पर्चा हो गया तो सेम प्रैक्टिस के ऊपर उसके ऊपर उसी प्रैक्टिस के 10 बजे कल को अगर कोई बकुआ होता है तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए जो सबसे बेसिक रोल है वो ये है रोल के अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस, इस चीज़ को देखना चाहिए। और सेकंड में जो इस किस्म के फ्रिवलेस FIR दर्ज करते हैं और जो प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से। तब उसके लिए तमाम लॉ मौजूद है, जो हमारे साइल हैं और इसके अलावा एक लीड पर्सन है उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस इस पॉइंट पे होनी चाहिए कि कल को अगर खुदा न खासा एक चीज़ उनके खिलाफ गलत की है तो उसके फोरम्स मौजूद हैं, उनके हाईएस्ट मौजूद हैं। अगर वहाँ से भी वो उनके लीडर्स नहीं होते मैं तो उसके लिए वो अप्रोच करे कोर्ट्स को, अदालत की रेमेडी मौजूद है। हाँ जी, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो अवेल करें। तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। और जिस तरह आपकी प्रेजेंट हुकूमत है जो गवर्नमेंट, वो उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही थी कि उन्होंने कहा था कि हम गाना कल्चर जो है इसे भी चेंज करेंगे, तो ये होना चाहिए। अगर ये चीज़ें चेंज हो जाएँ और इसके अलावा जैसे हमारे कोर्ट सिस्टम है इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए तो ये चीज़ें ऐसी है कि अपनी सोसाइटी में पीस पैदा कर सकती है और इस किस्म की जो ग्लेरिंग वायलेशन है इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अब थोड़ा सा ट्रेंड थानों में ये चेंज हुआ है कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो जो PCS के थ्रू आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं, तो उनमें कम अज़ कम इतनी सी वो चीज़ है कि वो एक तो वो ये किस तरह बिहेव करना है और किस तरह लेके चलना है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर एक आदमी अगर एक सिस्टम में आ रहा है और सिस्टम पूरा अगर उस तरह हो तो वो नहीं, वो भी उसी का हिस्सा ही बन जाता है। तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बेहतरी हो और साइलिन के लिए भी बेहतरी हो, ताकि एक स्मूथ तरीके से जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो हो सके और लोगों को उनके राइट्स मिल सके। थैंक यू ऐसा बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, बड़े अहम मौजूआत पे हमने बात का ख्याल किया और आपकी टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपको फ्यूचर में तकलीफ ज़रूर।